Hello everyone, welcome back to another video lecture of GeoQuester। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे जो है इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हम मेजर इंडस्ट्रीज की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। मेजर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहां की प्रोडक्शन काफी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये तीन इंडस्ट्रीज ऐसी है जिनका प्रोडक्शन लेवल काफी हाई रहता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया काफी फेमस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है? इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो वो है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफी ज्यादा प्रोडक्शन करती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक फीडर इंडस्ट्री है। फीडर इंडस्ट्री का मतलब वो इंडस्ट्री जिसके प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं बाकी इंडस्ट्रीज के लिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एज एन इनपुट क्या यूज होता है? आयरन, कोल एंड लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, साइट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को एक ब्लास्ट फर्नेस में वेरी हाई टेम्परेचर पे डाला जाता है, जिसमें ये पहले स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरता है और उसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, और जो एंड प्रोडक्ट होता है वो स्टील होता है जो फिर बाकी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये एक डायग्राम दी गई है जो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्टील को। यहाँ पे 8 टन ऑफ कोल प्लस 4 टन ऑफ आयरन ओर प्लस 1 टन ऑफ लाइमस्टोन क्या बनाता है? 1 टन ऑफ स्टील। इसका ये मतलब है कि 1 टन स्टील बनाने में 1 टन लाइमस्टोन, 4 टन आयरन ओर और 8 टन ऑफ कोल का इस्तेमाल होता है। स्टील काफी टफ होता है और इसे इजीली शेप किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। स्पेशल स्टील एलॉयज को कैसे बनाया जाता है? जब रॉ मटेरियल के साथ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर को ऐड किया जाता है। एलॉयज क्या करता है? एलॉयज स्टील को काफी हार्ड बनाता है, टफ बनाता है और रस्ट प्रूफ बनाता है। स्टील बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्री की, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ को आगे बढ़ाती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ना सिर्फ बड़े बड़े चीजों को प्रोड्यूस करती है, बल्कि जो भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो सेफ्टी पिन हो, ड्रिलिंग मशीन हो या यूटेंसिल्स हो, वो सारे स्टील के बने होते हैं। इनके अलावा जो ऑयल ट्रांसपोर्ट के पाइपलाइंस होते हैं वो भी स्टील के बनाए हुए होते हैं। अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1800 से पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को वहां पे एस्टैब्लिश किया जाता था जहां पे रॉ मटेरियल्स, पावर और वाटर सोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती थी। लेकिन 1800 के बाद इन इंडस्ट्रीज को कोल फील्ड्स, कैनाल्स और रेलवे लाइंस जहां पे अवेलेबल थी उन एरियाज में शिफ्ट किया गया। और 1950 के बाद इंडस्ट्रीज को फ्लैट लैंड्स में मूव किया गया, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे सी पोर्ट्स नजदीक होते थे, क्योंकि सी पोर्ट्स की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। इंडिया की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज उन एरियाज में ज्यादातर पाई जाती है जहां पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी हो, अफोर्डेबल लेबर हो, ट्रांसपोर्ट और मार्केट अवेलेबिलिटी होती है। की स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स की बात करें तो वो है भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, रूरकेला और बोकारो, जो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के स्टेट्स में पाई जाती है। इनके अलावा भद्रावती, विजयनगर, विशाखापट्टनम और सालिम, जो कि साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, वहां भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड है। जमशेदपुर जमशेदपुर काफी फेमस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में सिर्फ एक आयरन एंड स्टील कंपनी थी और वो थी टिस्को, जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कहा जाता है, और ये एक प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्री थी। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने मल्टीपल आयरन एंड स्टील प्लांट्स को एस्टैब्लिश किया।
टिस्को 1907 में एस्टैब्लिश की गई थी साकची एरिया में, जिसे बाद में जमशेदपुर का नाम दिया गया। और ये क्यों बनाई गई? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रैटेजिक रीजंस थे, जिसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन। साक्षी का प्रॉक्सिमिटी है बंगाल नागपुर रेलवे से, जो कि 32 किलोमीटर दूर है कालीमती स्टेशन से। नंबर सेकंड रीजन की बात करें तो वो है मार्केट। मार्केट का होना बहुत जरूरी है किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए। तो साकची के नजदीक में ही आयरन ओर, कोल और मैग्नीज डिपॉजिट है, और साकची कोलकाता के क्लोज है, जिससे एक सिग्निफिकेंट मार्केट अवेलेबिलिटी रहती है। नंबर थर्ड की बात करें तो सोर्सेज। जब रॉ मटेरियल की सोर्सेज नजदीक होते हैं तो इंडस्ट्रीज का रन करना काफी इजी रहता है। झारिया कोल फील्ड्स, आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीज, जो कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के स्टेट्स में है, वो साक्षी की प्रॉक्सिमिटी में है। नंबर फोर्थ की बात करें तो वो है वाटर सोर्सेज। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। और साक्षी एरिया का जो सफिशिएंट वाटर सप्लाई है वो कहाँ से आता है? खारकाई और सुबर्णारेखा रिवर्स से। ये मैप रिप्रेजेंट करता है लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर। इस मैप में ब्लू कलर की लाइंस रिप्रेजेंट करती है खारगाई रिवर को, जो कि अप्रोप्रिएट या सफिशिएंट वाटर सप्लाई है टिस्को कंपनी के लिए। इसी तरह ऑरेंज कलर लाइंस में मेजर रोड्स दिखाए गए हैं और रेलवे लाइंस को भी रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करते हैं पिट्सबर्ग की। जिस तरह इंडिया में जमशेदपुर फेमस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, इसी तरह वर्ल्ड में पिट्सबर्ग काफी फेमस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। पिट्सबर्ग एक इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है यूएसए में। पिट्सबर्ग में लोकल कोल को यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, और आयरन ओर को मिनीसोटा से लाया जाता है, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। पिट्सबर्ग फेमस है ग्रेट लेक्स वाटरवे के लिए, जो कि इन बिटवीन पिट्सबर्ग और आयरन ओर माइंस के बीच में है। और ये रूट दुनिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ओर शिपिंग रूट्स में माना जाता है। पिट्सबर्ग लोकेटेड है इन द वैलीज ऑफ मोनोगाहिला और एलिगेनी रिवर्स, जो कि पिट्सबर्ग के ऊपर है, और यहाँ पे ओहियो रिवर भी फ्लो करता है। अब हम बात करते हैं कॉटन इंडस्ट्री के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। और कॉटन इंडस्ट्री में कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं? फाइबर्स। फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल हैं वूल, सिल्क, कॉटन, लेनिन और जूट। इसी तरह मैन मेड फाइबर्स के एग्जांपल है नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक और रेयॉन। अगर हम इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। इससे पहले यहाँ पे हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम्स का यूज होता था, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स थे, और उन्हें फिर धीरे धीरे रिप्लेस किया गया किनसे? पावर लूम से। इस इमेज में भी दिखाया गया है कंपैरिजन बिटवीन हैंडलूम्स और पावर लूम्स। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पहले ब्रिटेन में ओरिजिनेट किया गया था, और धीरे धीरे करके ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। अगर हम मेजर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वो है इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए। इंडिया में हाई क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल्स का काफी रिच ट्रेडिशन रह चुका है। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में हैंड स्पिन और हैंड वोवन क्लॉथ का बहुत ज्यादा वाइड मार्केट था, जैसे कि ढाका मसलिन्स या गोल्ड रॉथ कॉटन फ्रॉम बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा काफी ज्यादा रिनोड क्वालिटीज में माने जाते थे। ट्रेडिशनल हैंड वोन जो कॉटन होता था वो काफी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता था। इसी वजह से काफी तगड़ा कंपटीशन लगा वेस्टर्न मिल्स के साथ, जो चीप और क्वालिटी फैब्रिक्स बनाता था मैकेनाइज्ड यूनिट्स में। अब हम बात करेंगे मुंबई टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। मुंबई टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की पहली सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश की गई थी 1854 में मुंबई रीजन में। और इसके बाद रैप्ड एक्सपेंशन और इसके बाद इस इंडस्ट्री का रैप्ड एक्सटेंशन देखने को मिला, क्योंकि इस एरिया में वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट और जो सी पोर्ट था उसकी अवेलेबिलिटी थी, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी थी और स्किल्ड लेबर की भी अवेलेबिलिटी थी। इनिशियली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में एस्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि इन दो स्टेट्स में फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है।
लेकिन आज ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है। और कॉटन एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो ना तो वेट लूज करता है और ये प्योर होता है। ये रीजन है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्प्रेड किया गया है इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी। की सेंटर्स की बात करें तो वो है चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, पुडुचेरी या फिर पानीपत। अब हम अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अहमदाबाद जो कि गुजरात में लोकेटेड है अलोंग साबरमती रिवर, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी माना जाता है मुंबई के बाद। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 1859 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिशमेंट क्यों मिली? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रीजंस थे जो इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि क्लोज कॉटन ग्रोइंग एरिया, इजली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आइडियल क्लाइमेट फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। यहाँ पे फ्लीट, ट्रेन और लैंड की इजी अवेलेबिलिटी थी, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल था, और वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवेज था। इसके अलावा इजी एक्सेस टू द मार्केट भी था। अब हम बात करते हैं ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है। और क्या रीजंस रह चुके हैं ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट के लिए? सबसे पहले इजीली अवेलेबल ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। नेक्स्ट है वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट जो कि स्पिनिंग और वीविंग के लिए काफी सूटेबल होता है। योडो रिवर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल रखता है। लेबर काफी इजीली अवेलेबल मिलता है। और पोर्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी मदद देता है। ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंप्लीटली डिपेंड है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे। और जो ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन बनता है वो इंपोर्ट किया जाता है इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना और यूएसए से। ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब बाकी इंडस्ट्री से भी रिप्लेस हो रहा है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या फिर सीमेंट इंडस्ट्री से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।